नेगोशिएशंस हुई, कम्युनिकेशन भी हुई, लेकिन दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट एक जैसे नहीं थे। यानी इस्लामाबाद ने जंग तो रोकी, मगर दोनों मुल्कों ने अपनी ईगो को नहीं रोका। इस्लामाबाद में होने वाली इस्लामाबाद टॉक्स, जिसमें यूएसए की तरफ से भी डेलीगेशन आया और ईरान की तरफ से भी डेलीगेशन आया इस सीज फायर के ऊपर बात करने के लिए, मगर ये सीज फायर जो 2 हफ्तों का सीज फायर है, इसका कोई आउटकम उस तरह का नज़र नहीं आया। इस्लामाबाद ने डिप्लोमेसी को प्रमोट किया और डिप्लोमेसी के तहत इन दोनों ममालिक को इस्लामाबाद में इनवाइट किया, मगर ये सीज फायर कुछ फ्रेजाइल नज़र आ रहा है, कुछ वीक नज़र आ रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद ने ये शुरुआत तो की मगर इख्तिताम उस तरह से नहीं हुआ। सीज फायर होता क्यों है? सीज फायर इसलिए कराया गया ताकि यूएसए और ईरान दोनों एक लंबी सांस लें, एक रिलीफ मिले सारी दुनिया को ये एक रिलीफ मिलना चाहिए कि जितनी आग भड़क चुकी थी, जितनी आग फैल चुकी थी, उसको रोका जा सके। तो दोनों ममालिक एक सांस लेना चाहते थे, एक रिलीफ लेना चाहते थे और एक डिप्लोमेसी को प्रमोट करना चाहते थे, जिसकी वजह से सीज फायर हुआ। मगर सीज फायर नाकाम क्यों हुआ या सीज फायर का कोई इस तरह का कोई रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो हमें लगता है कि दोनों के जो इंटरेस्ट थे, दोनों के जो एजेंडाज थे, ये दोनों की जो डिमांड्स थी, उनमें अलाइनमेंट नहीं थी, वो मिसमैच हो गए और उनमें ओवरलैपिंग नहीं थी, जिसकी वजह से यूएसए भी वापस इस्लामाबाद से अमेरिका चला गया है और उसका डेलीगेशन और ईरान का डेलीगेशन भी वापस ईरान चला गया है। मगर यहाँ पे सवाल ये है कि ये सीज फायर उस तरह से सीज फायर क्यों नहीं हुआ, यानी कि इसको मजीद आगे कोई आउटकम क्यों नहीं है? तो हम देखते हैं यूएसए ने डिमांड की कि ईरान को अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोल बैक करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। और ईरान ने डिमांड की कि यूएसए को हमारी सॉवरेनिटी यानी खुद मुख्तियारी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और यूएसए को चाहिए कि वो हम पे सारी सैंक्शन यानी पाबंदियां खत्म करे, हमें रिलीफ दे और हमारे एसिड जो उसने फ्रीज किए हुए उनको वापस डिफ्रीज कर दे और हमें एक हमारी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाए। दोनों ममालिक ने अपने अपने डिमांड्स रखी, मगर दोनों ने एक दूसरे की डिमांड्स को नहीं माना। यहाँ पर हमें नजर आता है एक ट्रस्ट डेफिसिट, यानी दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है, यहाँ पे अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से दोनों डेलीगेशंस को वापस जाना पड़ा। मगर याद रहे, शुरुआत तो इस्लामाबाद ने की, मगर ये कोई इख्तिताम नहीं है, ये डिप्लोमेसी की शुरुआत है। अब इससे होगा क्या? वापस चले गए डेलीगेशंस, सीज फायर वहाँ रहा, लेकिन इससे आगे इसके फ्यूचर की इस पे अगर हम बात करें तो इसका फ्यूचर क्या होगा? देखें, इसमें कुछ हमें सिनेरियोज नज़र आते हैं। सिनेरियो नंबर 1 तो हमें ये नज़र आता है कि या तो ये सीज फायर 2 हफ्तों के बाद ख़त्म हो जाएगा और फिर मिलिट्री एस्केलेशन जो है वो इंक्रीज होगी, वो बढ़ेगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज उसकी जो इंस्टेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि दौरान सीज फायर इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया। दौरान सीज फायर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तो ओपन कर दी, मगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का 100% कंट्रोल यानी टोटल कंट्रोल अपने पास रखा। दौरान सीज फायर ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जिसकी वजह से वॉर हुई या वॉर को जो ड्राइव कर रही थी चीज़ें, वो दौरान सीज फायर वहाँ ही थी। तो एक सिनेरियो तो ये नज़र आता है कि अगर सीज फायर 2 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाती है तो मिलिट्री एस्केलेशन इंक्रीज होती हुई नज़र आती है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे उस तरह की इंस्टेबिलिटी रहेगी और फिर ईरान उसको उसी तरह से कंट्रोल करके स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को क्लोज कर सकता है। सिनेरियो नंबर 2 हमें नज़र आता है कि या तो बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहेगी, एक न्यू राउंड आएगा, फिर डेलीगेशंस आएंगे, यूएसए, ईरान और पाकिस्तान फिर से बैठेंगे और कोई अच्छी रिजल्ट की तवक्को की जा सकती है कि फिर बैठकर यहाँ पर बातचीत की जा सकती है, जो कि डिप्लोमेसी चलती रहेगी। क्योंकि यूएसए और ईरान दोनों चाहते थे कि इस वॉर को कहीं ना कहीं स्टॉप किया जाए, क्योंकि यूएसए ने जब वॉर स्टार्ट की तो उसका एक प्लान था, मगर एग्जिट होने का कोई प्लान नहीं था। तो इसलिए दोनों मुल्क ये चाहते थे कि कोई ना कोई डिप्लोमेसी का डोर ओपन हो और वहाँ पर टेबल टॉक करके आहिस्ता आहिस्ता सेफ एग्जिट किया जाए, क्योंकि वॉर को कोई भी अफोर्ड
نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک سینیریو نظر آتا ہے کہ اگر یہ سیز فائر 100% فیل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس طرح کے ہمیں کچھ سینیریوز نظر آتے ہیں کہ یا تو ڈپلومیسی مزید ہوگی یا پھر ایسکلیشن ہوگی، امن تو نہیں ہوگا لیکن جنگ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم یہاں پر بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان کے اوپر اس ٹائم پر پاکستان نے جیسے میڈیشن کا رول پلے کیا اور پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے ڈپلومیسی کو پروموٹ کیا، وہاں پر پاکستان کو کچھ چیلنجز کا سامنا بھی ہے۔ دنیا پاکستان کو اپریشیٹ تو کر رہی ہے، مگر پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ پاکستان نے یو ایس اے کے ساتھ بورڈ آف پیس سائن کیا، تو کہیں نہ کہیں یو ایس اے کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ پاکستان ایران کے اگینسٹ اپنی سرزمین سے اسٹرائک کرے اور یو ایس اے کو سپورٹ کرے۔ دوسری طرف پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ جو ڈیفنس ایگریمنٹ کیا، تو کہیں نہ کہیں سعودی عربیہ کی بھی پاکستان سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جیسے ایران نے سعودی عربیہ کے اوپر اسٹرائک کیا، تو وہاں پر پاکستان کو چاہیے کہ وہ سعودی عربیہ کو ڈیفینڈ کرے اور سعودی عربیہ کی بات مانتے ہوئے ایران کے اگینسٹ اسٹرائک کرے۔ تیسرا چیلنج جو پاکستان کو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ویسٹرن بارڈر پر یعنی افغانستان کے ساتھ اس ٹائم ایک وار میں ہے۔ چوتھی اگر ہم اس میں چیلنج کی بات کریں تو پاکستان ایسٹرن بارڈر پر جو ہمیشہ اس کا ایک یہ فریجائل بارڈر ہے جہاں پر اس کو کچھ کانفلکٹ دیکھنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو مڈل ایسٹ کرائسس سے جو پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک امپیکٹ پڑ رہا ہے، پاکستان کی جو آئل پرائسز انکریز ہو رہی ہیں اور اس سے جو انفلیشن انکریز ہو رہی ہے، پاکستان یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان کو کچھ چیلنجز، کچھ پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اس لیے پاکستان بھی چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی ڈپلومیسی کی ون ون سچویشن ہو اور اس جنگ کو اختتام پر لایا جائے اور ایک پیس اس ریجن میں پرووائڈ کیا جائے اور ایک اسٹیبلٹی ہو اور ایک پیس ایگریمنٹ ہو۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح کے نیو راؤنڈز آتے ہیں اور کس طرح سے ڈپلومیسی جیتتی ہے یا پھر کیا ہوتا ہے۔